नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। आज हम लोग रीजनल बेसिस पे क्या कल्चर फॉलो हो रहा था वो पढ़ेंगे। तो भी आप देखा कि हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इन सब चैप्टर्स में पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे थे। कौन सा राजा था, फिर कौन सा राजा आया, फिर क्या सल्तनत आया, कौन सा बादशाह आया, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। फिर मैंने आपको चैप्टर 5 में जाके इनफैक्ट आप देखोगे हमने इन चैप्टर्स में मोर और लेस कल्चर की बात करी है। जैसे मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया, है ना, ट्राइबल कल्चर के बारे में बताया। फिर मैंने आपको भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में बताया 6th वाले चैप्टर में। आज 7th वाले चैप्टर में हम कल्चर मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो भक्ति सूफी मूवमेंट ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा था। साउथ का भक्ति मूवमेंट अलग था, नॉर्थ का भक्ति मूवमेंट अलग था। सूफिज्म भी आ गया था, जिसको ज्यादा स्ट्रेंथनिंग मिल गई थी जब दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होता है, राइट। तो ये पूरे कॉन्टिनेंट में इस प्रकार से ये मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, है। और मैंने आपको सोसाइटी के बारे में बताया था उससे एक लेक्चर पहले में, कैसे ट्राइब्स वहां पर रह रहे थे। एक तो वो लोग थे जो नॉर्मल सिनेरियो में रहते हैं, एक वो लोग थे जो ट्राइब्स होते हैं, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। दोनों ने कुछ कुछ चीजें अडेप्ट करी, सोसाइटी चेंज हो गई। तो जब भी हम कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये आर्ट और कल्चर उस पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी इस पर सवाल बनाता है हमेशा। जैसे इस बार के प्रीलिम्स में बात करें तो एक सवाल जैसे मैं बताऊं आपको, मुझे याद आ रहा है कि बुद्धिज्म के ऊपर आया। बुद्धिज्म के जो स्टूपास हैं उनके रिलिक्स के ऊपर सवाल पूछा गया, क्या ये उनके रिलिक्स, उन्हीं के रिलिक्स होते थे। मतलब इस तरह का सवाल जो है बनाया गया। तो कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के एंगल से भी, और मेंस में भी आपको आर्ट एंड कल्चर काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम कल्चर के ऊपर हमेशा फोकस करेंगे। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो तो खत्म, लेकिन हाँ, हमारी कल्चरल हिस्ट्री चल रही है। आज हम देखेंगे कि ऑल ओवर कंट्री तो कुछ चल रहा था, ठीक है, कुछ रिलीजन था, कुछ चीजें थी, लेकिन रीजनल कल्चर्स भी उठ रहे थे। बंगालियों का अपना कल्चर था, केरला में अपना कल्चर था, चेराज अपना कल्चर चला रहे थे। बात समझ में आ रहा है। तो ये कल्चर कैसे बना, जैसे कथक डांस, ये कल्चर कैसे स्टार्ट हो गया, इन सब चीजों के बारे में, पेंटिंग शुरू हो गई, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए आप, यही हमारे आज डिस्कशन का पार्ट है कि ट्रेडिशंस क्या होते हैं। पहले तो हम सिंपल भाषा में समझेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मलयालम की। अब देखिए, मलयालम एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज भी कल्चर का पार्ट हो गया। फिर देखिए जगन्नाथ कल्ट, यहाँ पर हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, कौन सी डाइटी वर्शिप हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम राजपूत की बात कर रहे हैं। राजपूत का जो ट्रेडिशन था हीरोइज्म का, है ना, वैलर मानते थे, प्राउड होती थी कि भाई मर जाएंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं सर, हार नहीं मानेंगे बैटलफील्ड पे, ठीक है ना। कथक कैसे यहाँ पर फॉर्म होता है वो देखेंगे। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं, देखो पेंटिंग की बात हो रही है ना। फिर देखो बंगाल को क्लोजली समझेंगे, टेम्पल्स और ये फूड के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये कल्चर का पार्ट तो हो गया ना। जैसे आज कल्चर क्या है, कल्चर क्या है हमारा आपका भाई, कल्चर ये है कि हम कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, यानी कि हम कौन से भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, किस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम क्या लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम पेंटिंग्स, हमारी डांसेस, ये सब चीज़ें जो है कल्चर का पार्ट होती हैं। क्लियर होगी बात। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आई थिंक वो आप उससे एग्री करोगे कि हाँ सर ऐसे ही होता है, थोड़ा समझ लेंगे। दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि किसी इंसान के बारे में जानना है, पीपल के बारे में जानना है, तो उसके लिए उसको जानने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, देखिए, एक होती है उसकी लैंग्वेज, कि वो भाषा क्या बोलता है ना। और भाषा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कल्चर के लिए, क्योंकि वो उसको डिफरेंशिएट करती है बाकी कल्चरों से, पीपल। और दूसरा चीज जो हमें जानना चाहिए उसका, वो है उसका रीजन। तो बेसिकली अगर हम उस व्यक्ति का रीजन जान जाते हैं या हम उसकी लैंग्वेज जान जाते हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति अगर बिहारी बोल रहा है, बिहारी लैंग्वेज बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिहार से आया होगा तभी बिहारी बोल रहा है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि वो आदमी बिहारी बोल रहा हो और हो केरला का। फिर तो चांसेस ये हैं कि हाँ बिहारी है लेकिन केरला शिफ्ट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली रीजन बिहार को बिलोंग करता है ना। तो लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति को जानना। अब लैंग्वेज है, अभी आप इंडिया में हैं और आप जाएं अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर आप हिंदी बोलने लगेंगे, तो कोई व्यक्ति अगर आपको जो हिंदी बोलता होगा वो तुरंत आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और आपकी बातचीत किसी और से नहीं होगी। आपको मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती तो आप बातचीत नहीं कर पाएंगे दूसरों से। वो आदमी जो आपको हिंदी में रिप्लाई कर देगा, आप उसके बहुत एकदम नजदीक हो जाएंगे तुरंत। अरे भैया कहाँ थे तुम, पूरा आप उनका चिट्ठा निकाल लोगे, पूरा बायोडाटा निकाल लोगे, हिंदुस्तान में कौन सी गली मोहल्ले में रहते हैं। ये तो बाहर की बात हो गई। अगर आप इंडिया के अंदर भी हो, आप मान लो नॉर्थ बेल्ट को बिलोंग करते हो और आप साउथ में गए, अब साउथ में केरला में लोग हिंदी नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर केरला में आपको किसी ने या किसी होटल पे आप खाना खाने का, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या ऑर्डर लेना है, लेकिन ऐसा रेस्टोरेंट जो आपके ऑर्डर को समझ पाए, अच्छा ये बोल रहे हैं, ये मंगा रहे हैं, तो आप फिर हमेशा उसी जगह जाओगे।
सो लैंग्वेज प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, और लैंग्वेज से इतना अच्छा आइडेंटिफिकेशन किसी व्यक्ति का हो सकता है। वो उसकी रीजन को बताता है, किस रीजन को बिलोंग करता है, क्या लैंग्वेज बोलता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बहुत सिंपल बात है। अब अगर हम रीजन और लैंग्वेज की बात करें तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है तो उसका वहां पर हम देखेंगे कि भाई सर उसका क्या फूडिंग हैबिट्स है। उसके फूडिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगे। बिहार में है भाई, ईस्टर्न यूपी, बाटी चोखा बहुत चलेगा, लिट्टी चोखा क्या होता है वो बहुत चलेगा। फूडिंग हैबिट्स बंगाल में है, मच्छी बहुत चल रही है, केरला में है अलग टाइप की डिश है। तो सब जगह की अपने अलग टाइप के खाने होते हैं। कल्चर देखो, यहाँ कल्चर पता चल रहा है, फूड हो गया। इसके अलावा इनके पहनावे अलग अलग होते हैं हर जगह के, क्लोथ्स। अभी आप जाओगे कहीं, आपको बहुत केरला में लोग लुंगी पहने मिलेंगे, धोती पहने मिलेंगे। अभी आप चले जाओगे पंजाब, पटियाला पहने मिलेंगे, है कि नहीं। अभी आप चले जाओगे कश्मीर, वहाँ अलग टाइप का कल्चर दिखेगा। अभी आप चले जाओगे गुजरात, वहाँ अलग टाइप का है। तो साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। हर जगह का आपको डिफरेंट प्रकार का कल्चर, क्लोथिंग हैबिट, क्लोथिंग चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप जगह जगह की पोइट्री देखोगे तो वो भी डिफरेंट कर रही होगी। इसके अलावा आप जगह जगह की देखोगे कि सर वहाँ का डांस अलग था, बिल्कुल होता है। वहाँ का म्यूजिक अलग था, बिल्कुल होता है। अब भोजपुरी म्यूजिक है, किसी और स्टेट में जाओगे अलग प्रकार का म्यूजिक मिलेगा। डांस है आपको यूपी में अलग मिलेगा, कथक, ठीक है। अलग अलग टाइप की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिलने शुरू हो जाती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डांस का एग्जांपल कथक हो गया, है ना, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, है ना, मोहिनीअट्टम हो गया, सात्रिया हो गया। ये सब बहुत एग्जांपल्स हैं डांस के फॉर्म्स के, है ना। रीजनल डांसेस भी होते हैं, बिहू हो गया। तो ये सब कल्चर का पार्ट आता है। तो एक व्यक्ति के बारे में कितना कुछ हम उसके कल्चर के बारे में जान पाते हैं, है ना। अब यही व्यक्ति, यानी कि ये उसका क्या है, ये एक तरह से उसका क्या है, ये उसका ट्रेडिशन है, ये उसका ट्रेडिशन है। और अब ये ट्रेडिशन कैसे हो सकता है सर? या तो ये ट्रेडिशन कोई एक स्पेसिफिक रीजन को फिक्स होगा कि भैया इसी स्पेसिफिक रीजन में ये हमको ट्रेडिशन मिलता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कल्चर या वो ट्रेडिशन डिफरेंट रीजन्स के अक्रॉस मिलता हो। मतलब एक प्रकार का ट्रेडिशन है लेकिन मतलब वो आपको सिमिलर रीजन है, सिमिलर ट्रेडिशन है, सिमिलर ट्रेडिशन लेकिन डिफरेंट रीजन के अक्रॉस मिलता होगा। फाउंड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, फाउंड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। बहुत बेसिक से बता रहा हूं आपको, एकदम बेसिक्स, ताकि भाई बेसिक का मतलब एकदम बेसिक, इसीलिए हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं और एक लाइन का मतलब बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया कि सर कुछ ओल्ड ट्रेडिशन से उससे नया ट्रेडिशन बन गया, है ना। होता है ना कि भाई कुछ ओल्ड पुराने रीति रिवाज थे और उस रीति रिवाज में कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहे, तो ओल्ड ट्रेडिशन से आपको न्यू ट्रेडिशंस देखने को मिल गए। तो ये चीज है। तो एक तरह से समझ में ये आ रहा है सर कि जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, वो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कल्चर एक दूसरे से इंटरमिंगल होता है। कल्चर वन एक प्लेस का दूसरे प्लेस से वो इंटरमिंगल हो जाएगा। ये चीज हम यहां पर समझ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर, ये तो बहुत होता है, एक जगह कल्चर दूसरे जगह से इंटरमिक्सिंग। तो कल्चरल मिक्सिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कल्चर यहीं तक का लिमिटेड है, हो सकता हो वो कहीं और भी फॉलो होता हो, है ना। उसका ओरिजिन कहीं और से भी हो सकता है, उसको कहीं और भी फॉलो किया जा रहा है। तो कल्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते लाइन खींच दी यहाँ पर यही मिलेगा, इसके बाद ये नहीं मिलेगा। अरे होता है, हम एक प्रकार के फूड को थोड़ा डिस्टेंस तक खाते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। साउथ इंडिया की डिशेज है लेकिन नॉर्थ इंडिया में मिल रही हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। कल्चर बहुत ही एक मिक्स पार्ट यहाँ पर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम पहले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। वो दे रखा है चेरास को लेकर, ठीक है। वो है आपका चेरास को लेकर दोस्त, चेरास और एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। आई थिंक एनसीईआरटी में आपकी यही हेडिंग दे रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी की हेडिंग शायद यही है आपकी, चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। नोट करिएगा। अब देखो जरा, अब बात हमको पढ़ना क्या है? हमको सिर्फ मेनली इतना पढ़ना है कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ, कैसे मलयालम लैंग्वेज का यहां पर डेवलपमेंट हुआ, बस यही पढ़ना है दोस्त। अब आपको एनसीईआरटी में बहुत कुछ दे रखा है लेकिन मैं आपको इसको सिंपल करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अगर चेरास की बात करूं, 9th सेंचुरी के आसपास ये स्टैब्लिश हुए। मैं अगर आपसे चेरास की बात करूं, ठीक है, कब हुए? 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी।
ठीक है। कैपिटल वॉज महोदयापुरम, कैपिटल महोदयापुरम। तो चेरास कहां के थे ये? चेरास थे ये महोदयापुरम के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कहां मिलेगा? रीजन क्या है? अब देखो, देख रहे हो, रीजन की बात हो रही है। कहां? साउथ वेस्ट केरला, यहां पर हम कहते थे साउथ केरला, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। अब जरा बात समझिएगा, चेरास की बात करते हैं साउथ केरला में। केरला के अंदर दोस्त दो प्रकार की लैंग्वेजेस का ज्यादा बलबोला था। एक तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां की लैंग्वेज जो आज भी हम जानते हैं, मलयालम। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मलयालम जो है वो संस्कृत से निकल के आती है। तो बात यह आती है कि संस्कृत कैसे आई वहां पर फिर, है ना भाई, संस्कृत आ गई। तो बेसिकली अगर आप चेरास की बात करोगे तो यहां पर लैंग्वेज बेसिकली दो प्रकार से यहां पर डेवलप होती है। देखिए, एक तो होती है आपकी मलयालम, मलयालम, ठीक है, और दूसरी आपको देखने को मिलेगी, नोट करिएगा, संस्कृत, संस्कृत। चलिए अब जरा समझते हैं क्या है इन दोनों का मतलब। देखिए, मलयालम की बात करेंगे तो वहां के जो राजा होते थे इस पर्टिकुलर किंगडम के, महोदयापुरम के चेला जो चेरास थे, उनके राजा खुद इंस्क्रिप्शंस के अंदर मलयालम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो हमको पता चलता है कि हाँ, यहां पर मलयालम बोली जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, रूलर्स इसको इस्तेमाल करते हैं इंस्क्रिप्शन पे, रूलर इस्तेमाल करते हैं उसको इंस्क्रिप्शन पे। नोट कर लिया जाए पहले इसको। रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड मलयालम इन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। दूसरा, अगर आप बात करें मलयालम में, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट अगर अकाउंट्स या अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स जो हमको मिलता है रीजनल कल्चर का, वो मलयालम में ही मिलता है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि वन ऑफ दी, नोट कर लीजिएगा, वन ऑफ दी अर्लीस्ट जो रिकॉर्ड्स मिलता है किस चीज का? ऑफ रीजनल कल्चर, रीजनल कल्चर का वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो दोस्तों मिलता है वो आपका मलयालम में ही मिलता है, वो आपका मलयालम में ही मिलता है। नोट कर लिया जाए इसको, ठीक है। अब आइए जरा संस्कृत की तरफ। अब संस्कृत की बात करेंगे अगर हम लोग दोस्त, तो एक बात समझ नहीं पाएगी कि संस्कृत की कैसे यहां पर आती है, संस्कृत कैसे पहुंच जाती है। देखो, टेम्पल जो थिएटर था केरला का, टेम्पल थिएटर, यानी थिएटर्स में टेम्पल के बारे में यहां पर चीजें बता रही हैं। तो जो टेम्पल थिएटर था, टेम्पल थिएटर, यहां पर संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। टेम्पल थिएटर ऑफ यहां केरला, इसमें जो संस्कृत की एपिक्स थी, संस्कृत की जो एपिक्स थी उनकी स्टोरीज को बोरो किया गया। मतलब संस्कृत में जो लिखी गई एपिक्स हैं उनकी स्टोरीज को इन टेम्पल थिएटर्स, केरला के टेम्पल थिएटर्स में दिखाया गया, ठीक है। स्टोरीज को बोरो किया गया, मतलब जैसे होता है ना बॉलीवुड में, साउथ इंडिया की मूवी की स्टोरी उठा के बॉलीवुड में बना दी। तो वो यहां पर चीज हो रही थी कि संस्कृत का यहां पर इस प्रकार से इस्तेमाल शुरू हुआ। एक यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रिटन रिकॉर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग लीला तिलकम, लीला तिलकम। अब ये आपका एक यहां पर रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ये ग्रामर और पोएम के ऊपर है, पोएम के ऊपर है, ठीक है। इसको कंपोज किया गया है मणिप्रवलम में। मणिप्रवलम बेसिकली ये ब्लेंड है एक लैंग्वेज का जो कि मलयालम और संस्कृत में। तो लीला तिलकम ये कंपोज की गई है किस भाषा में? लीला तिलकम कंपोज की गई किस भाषा में? देखिएगा, भाषा है मणिप्रवलम। और मणिप्रवलम में मणि का मतलब क्या होता है? डायमंड। मणि का मतलब है डायमंड और प्रवलम का मतलब होता है आपका, सॉरी, आपका प्रवलम का मतलब होता है कोरल। तो ये है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मणिप्रवलम। और मणिप्रवलम की बात करेंगे दोस्त, तो मणिप्रवलम इट इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ मलयालम, मलयालम प्लस संस्कृत। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको, क्योंकि आपके दिमाग में फिट होता चला जाए, ठीक है ना। ये है आपका मणिप्रवलम। क्लियर है? क्लियर है लोग? समझ में आ गया?
चेरा की बात कर रहे हैं हम लोग, आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? तो बेसिकली चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम कैसे हुआ? चेराज जो कि 9th सेंचुरी में यहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं साउथ केरला में, उनका कैपिटल महोदयापुरम होता है। दो प्रकार से यहाँ पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, एक तो मलयालम हो गया, मलयालम वहाँ के रूलर्स ने खुद इंट्रोड्यूस किया था, इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, और वन ऑफ द अर्लीस्ट अगर हम रिकॉर्ड्स देखें रीजनल कल्चर का तो मलयालम में मिलता है। संस्कृत की जो एपिक्स थी, उन स्टोरीज को संस्कृत एपिक्स की, यानी संस्कृत एपिक मतलब क्या हो गया? स्टोरीज रिटन इन संस्कृत, तो उनको यहाँ पर बोरो किया गया और टेम्पल थिएटर जो है केरला का उसमें यूज किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया लीला तिलकम, ये एक आपका इस प्रकार का यहाँ पर एक रिकॉर्ड्स है, एक यहाँ पर रिकॉर्ड है जो बेसिकली ये कंपोज किया गया है मणिप्रवलम में। यानी मणिप्रवलम मतलब क्या हो गया कि मणिप्रवलम एक लैंग्वेज है, बेसिकली इट्स अ ब्लेंड ऑफ मलयालम और संस्कृत। क्लियर हो गया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये लिख लीजिएगा कि ये डील कर रही है ग्रामर और पोएटिक्स में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, डीलिंग इन ग्रामर एंड पोएटिक्स। क्लियर हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इतना ही है इसमें, है ना, आप चाहे इसको पढ़ के देखिएगा। अब ये देखिए, यहां पर आपको केरला का एक इंस्क्रिप्शन भी दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एक अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन है जो कि मलयालम में लिखा गया है। ये आपकी एनसीईआरटी में इस प्रकार का यहां पर चित्र बना के दिया गया है। आगे आइए, चलिए अब प्लीज लिखिए, प्लीज गिव द हेडिंग रूलर्स, अगेन वेरी सिंपल, एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब देखो कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी सब आसान है। जगन्नाथ कल्ट, जगन्नाथ कल्ट बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब जरा समझ लो पहले। अब देखो यार, ये आपको पता होगा कि जो जगन्नाथ कल्ट की बात करेंगे तो जगन्नाथ टेम्पल आपने सुना होगा कहां पर है? उड़ीसा में हो गया, है ना। कहां पर हो गया? ये आपका उड़ीसा में हो गया, पुरी। ठीक है, अब यहां क्या कॉन्सेप्ट पहले समझ, क्या स्टोरियां समझो। देखो यहां पर यह बताया गया है कि जो रीजनल कल्चर था वो ग्रो करता है अराउंड दी रिलीजन, लोकल रिलीजन। ठीक है, तो यहां बताया जा रहा है कि जो रीजनल कल्चर था वो रिलीजियस ट्रेडिशन के अराउंड ग्रो किया। ये लाइन तो पहले आप मेंशन कर दीजिए, फिर इस लाइन को समझते हैं। देखिए पहले इस लाइन को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको लिख लीजिए। आपको जो इसका रिलीजियस एनसीईआरटी कह रहा है इसको कि जो रीजनल कल्चर है, जो रीजनल कल्चर है, समझना जरा, जो रीजन का कल्चर है, रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। बस बहुत ही एपिक लाइन है और ये लाइन इस कॉन्सेप्ट को पूरा करती है। कभी आप ये लाइन अगर रिवाइज कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि रीजनल कल्चर, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का कल्चर वो कहां कैसे ग्रो हुआ, वो रिलीजियस ट्रेडिशन पे ग्रो हुआ, वहां पर जो रिलीजियस ट्रेडिशन चल रहा था उस पर ग्रो हुआ। ठीक है, अब यहां पर क्या था कि एक जगह है, ऑब्वियसली आपको पता है, जगन्नाथपुरी। ठीक है, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ टेम्पल है। अब जगन्नाथ कल्ट का यहां पर क्या स्टोरी आई कि लोग जो वहां के थे ना वो वुड का लोकल डाइटी बनाते थे। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो डाइटी है वो जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया लॉर्ड विष्णु से। ठीक है, तो लोग जो है उनकी वुडन डाइटी की वुडन इमेज बनाते थे डाइटी की। तो ये शो कर रहा है कि उस जगह का रीजनल जो कल्चर है, रिलीजियस ट्रेडिशन है, वो जगन्नाथ को प्रे करने का है, वर्शिप करने का है। ठीक है ना भाई, लोग जो है वहां क्या कर रहे हैं, डाइटी, किस डाइटी की वुडन इमेज बना रहे हैं? जगन्नाथ की। तो वहां का रिलीजियस ट्रेडिशन क्या हो गया? वर्शिपिंग जगन्नाथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहां पर गंगा डायनेस्टी का एक राजा था, ठीक है, उसने 12th सेंचुरी में, और बाद में आप देखोगे कि अनंग भीम III उसने टेंपल बना दिया जगन्नाथ का पुरी में। ठीक है, जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ का पुरी में। और इससे क्या हुआ कि टेंपल को इंपॉर्टेंस मिल गई और वो सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया। तो देखो क्या हुआ ये कि एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर जगह का रिलीजियस ट्रेडिशन था वर्शिपिंग जगन्नाथ, सिर्फ रिलीजियस ट्रेडिशन था।
लेकिन उसको रीजनल कल्चर बनाने का काम किसने किया? पॉलिटिकली उन डायनेस्टीज ने किया, गंगा डायनेस्टी ने किया, ठीक है। बाद में लेटर ऑन अनंग भीम, ठीक है। तो इन लोगों ने किया। तो इससे क्या समझ में आया कि टेंपल का इंपॉर्टेंस गेन हो गया, और जब टेंपल का इंपॉर्टेंस हो गया, वहां पर लोग सेंटर वो लोग आके वो करने लगे, वर्शिप करने लग गए। सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया जगन्नाथ, वहां बहुत लोग जाने लगे। तो वो एक आप देखोगे रिलीजियस ट्रेडिशन था, सिर्फ रिलीजन, एक रिलीजन था, लेकिन वो रीजनल कल्चर बन गया, है कि नहीं? पहले सिर्फ एक रिलीजियस ट्रेडिशन था एक पर्टिकुलर जगह का, लेकिन वो क्या बन गया? वो रीजनल कल्चर बन गया। अब रीजनल कल्चर यानी कि एक बड़ा कल्चर बन गया रीजन का। तो अब उन टेम्पल्स को हमेशा अटैक करने की या कंट्रोल करने की जद्दोजहद होती थी। इसीलिए आप देखोगे चाहे मुगल्स हो चाहे मराठा हो, जब भी वो उड़ीसा पे अटैक करते थे, उड़ीसा पे, तो उड़ीसा पे अटैक करने के बाद वो चाहते थे कि वो कंट्रोल करें इस टेम्पल को, क्योंकि टेम्पल से ही अथॉरिटीज निकलती थी, क्योंकि लोगों की वहां पर पूरा जान जाती है, पीपल आर डिवोटी, भक्त हैं लोग, कल्चर है, कल्ट है जगन्नाथ का, ठीक है। और अगर उस टेम्पल को कंट्रोल कर लिया तो मतलब आपने उस एरिया को कंट्रोल कर लिया। ये है रूलर, कैसे रूलर्स ने रिलीजियस ट्रेडिशंस को अंदर जाके उसको रीजनल कल्चर बनाया। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल स्टोरी है, चलिए इसको अब यहां पर मेंशन कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल स्टोरी है, इसको यहां मेंशन कर लेते हैं। आइए देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भैया जगन्नाथ कल्ट था, क्या था? जगन्नाथ कल्ट था। जगन्नाथ कल्ट कहां पर? पुरी। कहां है? उड़ीसा। अब जरा देखिए क्या हो रहा था यहां पर। लोकल पीपल क्या कर रहे थे? उन्होंने लोकल डाइटी माना हुआ था और उनकी क्या कर रहे थे? वुडन इमेज बना रहे थे। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज रिफ्लेक्टिंग, सर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भैया उस जगह का जो रिलीजियस कल्चर है, रिलीजियस ट्रेडिशन है, वर्शिपिंग दी लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? हुआ ये कि भाई आप देखोगे 12th सेंचुरी में एक राजा है, 12th सेंचुरी में एक किंग है, किंग का नाम है यहां पर अनंत वर्मन, गंगा डायनेस्टी का राजा था, किंग का नाम है अनंत वर्मन, किसका? ऑफ गंगा डायनेस्टी, ऑफ गंगा डायनेस्टी। ये क्लियर है? गंगा डायनेस्टी, इन्होंने क्या किया? टेंपल इरेक्ट करा दिया, एक टेंपल ही बनवा दिया बड़ा, टेंपल इरेक्टेड। किसका टेंपल इरेक्ट करा दिया? किसका टेंपल इरेक्ट करा दिया? जगन्नाथ। कहां? पुरी में। और बाद में आप देखोगे कि इसको और स्ट्रेंथनिंग कर दिया गया, दिस गेन मोर स्ट्रेंथनिंग कहां पर? जब अनंग भीम थ्री ने क्या किया कि इसको और ज्यादा टेंपल को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया, और फिर उसके बाद यहां पर इसके बाद ये जो टेंपल है वो सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन जाता है। क्लियर है? इसको यहां पर मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो अनंग भीम थ्री ने क्या किया? डेडिकेटेड दिस टेंपल, या ऐसे लिखो, डॉट टेंपल डेडिकेटेड इज किंगडम, अपने किंगडम को ही उसने वो कर दिया टू डाइटी या टू टेंपल, अपने किंगडम को ही उसने डेडिकेट कर दिया टेंपल को। समझ में आ रहा है? अपने किंगडम को ही यहां पर उसने वो कर दिया और अपने आप को यहां पर डिप्टी ऑफ गॉड बोल दिया, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ क्या? डेप्यूटी ऑफ गॉड, डेप्यूटी ऑफ गॉड। थोड़ी जगह कम है भाई इधर, इसलिए मैं इधर ऐसे करके लिख रहा हूं। ये कहानी समझ में आ गई? अब हुआ क्या, जब इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं, जब ऐसी चीजें हो गई, तो जो टेंपल है वो क्या बन गया? वो सेंटर फॉर पिलग्रिमेज बन गया, है ना, सेंटर फॉर पिलग्रिमेज हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और इंपॉर्टेंस बढ़ने से क्या हुआ कि सारा कंट्रोल, चाहे वो सोशल कंट्रोल हो लोगों का या पॉलिटिकल कंट्रोल हो, वो सब
टेम्पल से गवर्न होने लगा, कंट्रोल जो है वो गवर्न बाय टेम्पल, गवर्न बाय टेम्पल। और यही रीजन है कि जब मुगल्स हों या मराठास हों, उड़ीसा को कैप्चर करने के बाद, आफ्टर कैप्चरिंग उड़ीसा, wanted to control the temple, wanted to control temple। समाज समझ में आ गई? कहानी यहां पर पूरी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग यहां पर बना लीजिए, क्रक्स उसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता था मुगलों को कि अगर हम इन टेम्पल पे कंट्रोल कर लेंगे तो मतलब हमारी अथॉरिटी को लोगों में एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर मुगल या मराठा ने सोचा कि अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो दे फेल्ट दैट दे वुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप ये बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, राजपूत्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। चलिए, राजपूत्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। अच्छा, इसमें ये देख लीजिए आप, ये मैन्यूस्क्रिप्ट देखिए आपको मिलेगी, पाम लीफ पे लिखी गई, द आइकन्स ऑफ बालभद्र, सुभद्र एंड जगन्नाथ। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट उड़ीसा का है। ये पाम लीफ पे लिखा गया ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? जो हाथ से लिखे गए हो। तो ये उड़ीसा का है। ये आइकन्स बने हैं यहाँ पर, आप देखिए, ये आइकन्स आपको दिख रहे हैं, बालभद्र का, सुभद्र का एंड जगन्नाथ का। ठीक है, एंड जगन्नाथ, तो ये इनके आइकन्स बने हुए हैं और ये आपको पाम लीफ पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट बना हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। जगन्नाथ का यहाँ पर टेम्पल भी यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार की इमेज ये यहाँ पर इसकी दिख रही है, जो पहले एकदम हुआ करती थी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे आइए, नेक्स्ट वी गो ऑन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, प्लीज गिव दी हेडिंग, राजपूत एंड क्या है इनका? ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। बहुत सिंपल है, ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। अब दोस्तों यार आप ये बताओ, कभी आप राजपूत की बात सुनते होगे तो आपको एक जगह आती होगी ध्यान में, वो आती है राजपूताना, वो आती है राजपूताना। इसको ब्रिटिश ये बोलते थे। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि राजपूताना में सिर्फ राजपूत रहते थे तो ये फुल्ली करेक्ट नहीं है। इट इज पार्टली ट्रू, आई वुड से, है ना, ये पार्टली ट्रू है। क्यों ऐसा? क्योंकि सर देखिए ऐसा है कि बहुत सारी दूसरी जगह थी इस राजपूताना के अलावा, जैसे कि हम नॉर्थ की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, जहां पर राजपूत जो बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को राजपूत क्लेम करते थे, लेकिन वो राजपूताना से बाहर रहते थे, है ना। और ऐसे ही बहुत लोग थे जो राजपूत नहीं थे लेकिन फिर भी राजपूताना में रहते थे। तो ये बात कहना कि भाई राजपूताना में सिर्फ राजपूत रहते थे, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, दो चीजें, कि भैया सेवरल पीपल ऐसे लिख लो, सेवरल पीपल क्लेमिंग themselves as राजपूत कहां रहे थे? रिसाइडिंग आउटसाइड राजपूताना। वो राजपूताना के बाहर रिसाइड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, सेवरल पीपल नॉट राजपूत्स, और वो रिसाइड कर रहे थे राजपूताना में, रिसाइडिंग इन राजपूताना। तो बेसिकली यहां पर बात क्या है? यहां पर बात आती है कल्चर की। अब आपको राजपूत की कल्चर के बारे में पता है कि राजपूत किन चीजों पे यहां पर, देखिएगा, राजपूत किन चीजों पे यहां पर उनका ट्रेडिशन सेट होता है। जैसे कि उनका ट्रेडिशन होता है वैलर, उनका ट्रेडिशन है ब्रेवरी, उनका ट्रेडिशन है करेज, उनका ट्रेडिशन है एंगर, लव। ऑल दीज आर द ट्रेडिशन ऑफ राजपूत। अब जो भी कहानियां सुनाई जाती थी राजपूतों की,
उनमें उनकी ब्रेवरी, उनके करेज, उनके वैलर, उनका एंगर, उनका लव, ये सब शो किया जाता था। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता, उनके अंदर भी ये अट्रैक्शन आया। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो अट्रैक्टेड, ऑर्डिनरी पीपल वो भी क्या हुए, वो भी इससे अट्रैक्ट हुए। इनफैक्ट आप देखोगे वुमेन के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिली, है ना। वुमेन में क्या चलता था, वुमेन में चलती थी सती प्रथा। सती प्रथा है कि नहीं, हस्बैंड की डेथ हो गई, जो किंग होता था, क्या ट्रेडिशन है कि भैया बैटल फील्ड में हारेंगे, बैटल फील्ड में सर झुकाएंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। और अगर ऐसा हो जाता था, कोई राजा अगर हार गया, डेथ हो गई उसकी, तो वुमेन के अंदर भी वो ट्रेडिशन, कल्चर, ब्रेवरी कि भैया सती प्रथा। इनफैक्ट नॉट सती प्रथा, आई वुड नॉट से सती प्रथा, मैं कहूंगा कि वो तो था ही, उसके अलावा वुमेन जो होती थी वो खुद जाके फ्यूनरल में जाके जल जाती थी। दिस इज द थिंग, जो ट्रेडिशन यहां पर राजपूत में चलता आ रहा था। बात समझ में आ रही है, इसको यहां पर नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीजें पढ़ते हैं। तो यहां पर बेसिकली आप देखिएगा इमोलेशन ऑफ विडोज उसको बोलते हैं, साथ में ये भी साथ में थी, इमोलेशन ऑफ विडोज, ठीक है। और बाकी खुद जाके, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो खुद जाके ये अपने आप को मतलब उस चिता में साथ में जलाती थी। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। तो पीपल बेसिकली चूजिंग डेथ ओवर इन बैटलफील्ड ओवर सरेंडर, ये एक लाइन है जो चलती है हमेशा, नोट कर लीजिएगा। चूजिंग डेथ इन बैटलफील्ड, choosing death in battlefield rather than surrender। सरेंडर से बेहतर है कि बैटलफील्ड में हम डेथ को चूज करें। ये यहां पर राजपूत की स्टोरी थी। अब आगे आइए, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग। हेडिंग है यहां पर अगली आपकी, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स। अब हम रीजनल फ्रंटियर्स के और आगे जाएंगे, ठीक है, और यहां पर आएगी स्टोरी ऑफ कथक। सिंपल, अब जरा सुनो यहां पर स्टोरी ऑफ कथक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल है। देखो, अगर मैं आपसे स्टोरी ऑफ कथक बताऊं तो कथक बेसिकली जो है ये एक स्टोरी टेलर्स थे जो टेंपल्स के बाहर बैठा करते थे और ये स्टोरीज को बताया करते थे। कथक का पूरा कहानी ये है। लिटरली ये वर्ड कहां से आता है, कथा से आता है। कथा मतलब स्टोरीज सुनाना। तो कथक जो थे बेसिकली वो टेंपल्स के बाहर बैठा करते थे, ठीक है, और ओरिजिनली टेंपल स्टोरी टेलर्स थे जो टेंपल के बाहर बैठते थे। नॉर्थ इंडिया में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो ये सब इनके साथ था एंड दे परफॉर्म्ड सम गेस्चर्स, दे परफॉर्म्ड सम सॉन्ग्स, और उन गेस्चर्स और उन सॉन्ग से ये कथक यहाँ पर बना। धीरे धीरे ये इवॉल्व होता है। आप देखोगे कि 15वीं सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट जब आया तब ये काफ़ी और ज़्यादा इवॉल्व होता है और साथ में अब ये म्यूज़िक का साथ ले लेता है। तो मतलब कुछ गेस्चर्स चीज़ें हो रही हैं, कुछ गेस्चर्स बता रहे हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं और साथ में भक्ति मूवमेंट। तो इन चीज़ों क्लब में आप देखोगे आज जिस मुकाम पर ये पहुंचा है भक्ति ये कथक डांस, वो आज आप देख रहे हो, क्लियर है। तो बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, स्टोरी ऑफ कथक को चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे ये यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। चलिए आइए नोट करते हैं, देखिए जरा। अब बात करें, देखिए सबसे पहले यहां नोट करिए कथक की बात करें, ये वर्ड कहां से आता है, सब चीज लिख लीजिए कथक। अब ये वर्ड कहां से आता है, ये वर्ड आता है कथा से, और कथा का मतलब होता है कोई स्टोरी, ठीक है। तो बेसिकली कथक जो है, ये कथक जो है ये स्टोरी टेलर थे, ऐसे लिख लीजिए। ओरिजिनली आप देखोगे तो ये स्टोरी टेलर थे दोस्त, क्या थे, स्टोरी टेलर थे। और नॉर्थ इंडिया के टेंपल्स के बाहर, नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल्स हैं वहां पर अक्सर आपको ये बैठे मिलते थे, कुछ गेस्चर्स और कुछ सॉन्ग्स के थ्रू चीजें बताया करते थे, कुछ गेस्चर्स और कुछ सॉन्ग्स के थ्रू ये चीजों को बताया करते थे, ठीक है। नोट करिए इसको। अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि 15वीं सेंचुरी में, प्लीज नोट करिएगा, 15वीं सेंचुरी में
इस वक्त क्या आया, रासलीला। द जो लेजेंड्स हैं ऑफ राधा कृष्णा उसको शो किया गया रासलीला के थ्रू, है ना। ये सब ऐसे शुरू किया। अब कथक डांस के क्या फीचर्स हैं, जैसे आपको दिखेगा इंट्रिकेट और वेरी फास्ट मूविंग स्टेप्स होते हैं, है ना। उनका कॉस्ट्यूम डिफरेंट टाइप का होता है, इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कथक के यहाँ पर होते हैं। चलिए 15वीं सेंचुरी में अब यहाँ पर जो कथक डांस है वो ग्रो करना शुरू करता है। कथक डांस जो है वो शुरू होता है। अब इस डांस के थ्रू यानी कि कहानियों को बताया जाता था। क्लियर है बात, समझना। कथक क्या थे, ओरिजिनली स्टोरी टेलर्स। तो स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहे हैं, ये कुछ गेस्चर्स के थ्रू। ऐसे गेस्चर्स करेंगे कि पब्लिक समझ जाइए क्या बोला जा रहा है, सॉन्ग्स के थ्रू, ठीक है, रिसाइट करके। तो 15वीं सेंचुरी में कथक एक डांस कैसे बन जाता है, सॉन्ग था। तो 15वीं सेंचुरी में यहां पर क्या हुआ, अलॉन्ग विद भक्ति मूवमेंट जब आता है तो उसी वहीं पर मूवमेंट आ गया, भक्ति यानी भक्ति वाला, भक्त, डिवोशन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लेजेंड्स हैं, जो स्टोरीज हैं, लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वो यहां बताई गई। लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा यहां बताई गई। और इंपॉर्टेंटली मैंने क्या बताया, क्या बोलते थे उनको, रासलीला, वो यहां पर बताई गई। ठीक है, नोट करिएगा इसको। फोक प्लेस के थ्रू, है ना, फोक प्लेस के थ्रू। तो कैसे हुआ ये, फोक प्लेस करे गए। तो यहां पर डांसेस भी हुए और स्टोरीज बताई गई। यहां पर डांस भी हुए, बेसिक गेस्चर्स हुए और स्टोरी टेलिंग करी गई। ये इसका यहां पर मेन फीचर था। क्या हुआ कि भैया यहां पर सर फोक डांस हुआ, कुछ गेस्चर्स से चीजें बताई जा रही थी, फोक डांस हुआ और यहां पर स्टोरीज बताई गई। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के यहां पर कथक डांस सामने आता है, जहां डांस किया गया, स्टोरीज को बताया गया, स्टोरीज वर टोल्ड बाय सम गेस्चर्स। क्लियर है, ये चीज यहां पर इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक गेस्चर्स और स्टोरीज बताई गई। चलिए अब बात ये आती है कि ये तो हो गया सर, ठीक बात है, लेकिन ये और ग्रो कैसे करता है। जब मुगल का पीरियड का टाइम आता है, जब मुगल एम्परर्स आते हैं तो उनके कोर्ट में, जब मुगल पीरियड आता है तो उनके कोर्ट में ये परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, जब मुगल पीरियड आया तो क्या हो गया, मुगल पीरियड में आप देखोगे तो कथक जो है उनके कोर्ट्स में परफॉर्म किया गया। कथक परफॉर्म्ड इन देयर कोर्ट्स। और जब ये कथक को परफॉर्म किया गया इन कोर्ट्स में, तो ये कथक के क्या क्या फीचर्स थे। देखिए, अगर बात करूं कथक के फीचर्स, मतलब कैसे आप कथक डिजाइन डांस को देखोगे, तो बेसिकली इसमें आप देखोगे नंबर 1, इनके बड़े ही इंट्रिकेट एंड फास्ट मूविंग स्टेप्स होते हैं इस डांस में। फास्ट मूविंग स्टेप्स। इनके कॉस्ट्यूम्स बड़े अलग होते हैं, इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स। बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी आपका एक वर्ड और कहता है, एंड दैट इज बेसिकली आपका एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है सर इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था, वो था इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज, यानी कि कहानियों के जरिए ये चीजों को बताते थे, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज या इनैक्टमेंट थ्रू स्टोरीज। प्लेज हो रहे हैं ना, प्लेज बताया ना मैंने, रासलीला, द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा, प्लेस के थ्रू बताई गई। तो बेसिकली आप देखोगे मुगल का पीरियड आया तो कथक जो है वो उनके कोर्ट्स में परफॉर्म करी गई। ठीक है, और आज का जो प्रेजेंट स्टेट है वो यहीं से निकल के आता है। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो कथक है ये 2 ट्रेडिशंस में डेवलप होता है। नोट करिएगा, डेवलप्ड इन 2 ट्रेडिशंस, 2 ट्रेडिशंस में ये डेवलप होता है। कौन कौन सा ट्रेडिशन हो गया जरा देखिएगा। नंबर वन हो गया आपका जो राजस्थानी ट्रेडिशन है उसमें, और दूसरा हो गया जो आपका ट्रेडिशन है लखनऊ का, अवध ट्रेडिशन, लखनऊ घराना। तो 2 यहाँ पर ट्रेडिशन, यहाँ पर जिसको हम घराना बोलते हैं, उसमें ये डेवलप होता है। एक आपका होता है लखनऊ घराना, और दूसरा आपका एनसीईआरटी जो बताता है वो होता है, इसको बोलते हैं राजस्थान या जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर घराना, राजस्थान घराना। तो इन, अब घराने का मतलब है कि भाई इन 2 ट्रेडिशन से कथक यहां पर आगे प्रोसीड करता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये चीजें। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक कथक को लेकर यहां पर और ये क्लासिकल डांसेस को लेकर बताया गया, क्योंकि पता है आपको कथक हमारा एक क्लासिकल डांस है।
है ना। जैसे हमारे और भी क्लासिकल डांसेस हैं, जैसे कि देखिए भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, कथकली हो गया केरला का, उड़ीसी हो गया उड़ीसा का, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी का मणिपुर का हो गया मणिपुरी, मोनियट्टम, सात्रिया, ये कहाँ कहाँ ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्लासिकल डांसेस को लेकर बताया गया द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी फॉर्म एज क्लासिकल। अब कैसे आप क्लासिकल बोलेंगे, कैसे कोई चीज को क्लासिकल बोलेंगे किसी आर्ट फॉर्म को, कि भैया ये आर्ट फॉर्म क्लासिकल है, कैसे बोलेंगे, ये काफी कॉम्प्लिकेट चीज है, सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेट है। देखो, डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद रिलीजियस थीम। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज अगर रिलीजियस थीम को बिलोंग कर रही है, रिलीजियस थीम को बताती है, तो क्या वो क्लासिकल हो जाएगी? और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल। या तो हम क्लासिकल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही गजब की स्किल रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसलिए बोल रहे हैं? या फिर और इज इट क्लासिकल बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट आर लेड डाउन। या तो इसलिए हम क्लासिकल बोल रहे हैं क्या कि उसमें कुछ रूल्स होते हैं। दीज आर क्वेश्चंस वी नीड टू थिंक अबाउट। हम क्यों किसी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल बोल रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसा कि नंबर 1, क्या उनकी कोई रिलीजियस थीम होती है, या फिर नंबर 2, उनमें कोई रिलीजियस स्किल रिक्वायरमेंट है, नंबर 3, उसमें कुछ रूल्स हैं इसलिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस विच नीड्स टू बी आंसर्ड, क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हैं। तो लिखा हुआ है these are questions we need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics typical of classical. अब बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आपके डांस फॉर्म्स हैं जो आपके डांस फोक डांसेस है, जैसे बिहू हो गया, फोक डांस मतलब रीजनल डांस हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो क्लासिकल डांस से या क्लासिकल फॉर्म से मैच करती हैं। सो व्हाइल द यूज ऑफ द टर्म क्लासिकल मे सजेस्ट दैट दीज फॉर्म्स आर सुपीरियर, ये हो सकता है कि हाँ इस फॉर्म कुछ सुपीरियर्स हैं, दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली ट्रू। लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्लासिकल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो हमेशा सुपीरियर ही होगा। तो कभी ये चीज अगर आ जाए स्टेटमेंट वाइज तो ध्यान रखना, क्लासिकल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि भैया उसकी रिलीजियस थीम होगी, क्लासिकल का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्लासिकल का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ रूल्स लेट डाउन है इसलिए वो क्लासिकल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो क्लासिकल और आपके फोक में सेम रहते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल में सजेस्ट हो सकता हो, क्लासिकल वर्ड का मतलब ये हो सकता है कि हाँ ये थोड़ा सुपीरियर है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम लोग मिनिएचर पेंटिंग्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, please give the heading miniature paintings. Miniature paintings. अब देखो दोस्त, मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है, जैसा कि नाम बता रहा है, मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब ही होता है स्मॉल साइज्ड, ठीक है ना। मिनिएचर छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, मतलब पेंटिंग का साइज बड़ा होगा लेकिन जो पेंटिंग करी जा रही होंगी उसमें चीजें बड़ी छोटी छोटी बनाई जाती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। समझ में आ रहा है? तो ये स्मॉल साइज होती हैं और ये किसी क्लॉथ के ऊपर करी जाती हैं, ठीक है। ऐसे आप नोट कर लीजिए, मिनिएचर पेंटिंग स्मॉल साइज होती हैं जैसा कि उसका नाम बता रहा है, और इनफैक्ट आप देखोगे तो ये वाटर कलर्स के थ्रू करी जाती है, डन इन वाटर कलर्स। किस पे करी जा रही है? क्लॉथ या फिर पेपर पे, क्लॉथ और पेपर, इन पे करी जाती है। ये होती है आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स, ये होती हैं आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिनिएचर पेंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, कुछ अच्छी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये एक प्रकार की मिनिएचर पेंटिंग है, थोड़ी आपकी अगर ब्राइट हो रही होगी तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कैसे यहाँ पर शो किया गया है। अब इन मिनिएचर पेंटिंग्स में उस वक्त की बातों को, उस वक्त के लाइफस्टाइल को पोर्ट्रेट किया जाता था। जैसे कि ये मिनिएचर पेंटिंग्स आप मुगलों के टाइम पे बहुत देखोगे, ठीक है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स कब आई, जैसे कब आपको मिलती है बहुत एक्सटेंसिवली, मुगल्स के टाइम पे। और मुगल्स के टाइम पे जब ये आती हैं दोस्त, तो आप देखोगे कि क्या शो करती हैं? कोर्ट सीन्स, कोर्ट के सीन्स को दिखाएंगी, बैटल सीन्स को दिखाती हैं। पेंटिंग ऐसी होगी जो बैटल के सीन को दिखा रही होगी, कोर्ट के सीन्स को दिखा रही होगी, हंटिंग सीन्स दिखा रही होगी, हंटिंग सीन्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन मिनिएचर पेंटिंग्स में यहां पर शो करी जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एनसीईआरटी आपका एक और लाइन बोलता है, और वो क्या है? दैट इज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यहां पर बताए जाते हैं, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स, तो हर लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये यहां पर इन मिनिएचर पेंटिंग्स में बताया जाता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये अर्लियर मिनिएचर्स भी थे और बाद में भी आए। तो अर्लियर मिनिएचर्स आप देखोगे पाम लीव्स या वुड्स पे देखने को मिले, ठीक है। यहां पर जब आए थे, ऐसे कर लो,
ऐसे लिख लो, इनफैक्ट अर्लियर मिनिएचर्स, अर्लियर मिनिएचर्स। मुगल्स का बाद में आया, लेकिन जो अर्लियर मिनिएचर्स थे वो आपके पाम लीव्स पे होते थे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे बहुत सारे जैना टेक्स्ट, जैनास टेक्स्ट, वो आपको ऐसे पेंटिंग्स पे मिलेंगे। जब मुगल्स आए तो मुगल के टाइम का जो सीन्स होते थे, उनके कोर्ट के सीन, उनके बैटल सीन्स, उनकी हंटिंग सीन्स, उनके जो भी एस्पेक्ट लाइफ के हैं वो सब इन मिनीचर पेंटिंग्स पे बताए जाते थे। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पर हुआ ये कि भाई अब मुगल्स डिक्लाइन करने लग गए, तब क्या होगा? अभी तो भाई मुगल क्या कर रहे हैं, इन मिनीचर पेंटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मिनीचर पेंटर्स हैं, वो उनकी कोर्ट में हैं, वो उनको पैट्रॉन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पेंटिंग्स बना रहे हैं। और ऐसे मान लीजिए कोई भी एम्परर है, उसके टाइम के कोर्ट सीन्स दिखा रहा है, उनके टाइम्स के बैटल सीन्स, क्योंकि राजा चाहते थे कि बने ताकि बाद में लोग देखें। जब मुगल्स डिक्लाइन करने लगे तब क्या हुआ जरा देखिएगा। अब मुगल्स क्या किए, मुगल्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन, मुगल्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, मुगल्स क्या करने लगे, डिक्लाइन करने लगे, ठीक है। अब जब मुगल्स डिक्लाइन करने लगे तो जाहिर सी बात है ये जो मिनिएचर पेंटर्स हैं, ये जो मिनिएचर पेंटर्स हैं दोस्त, ये मुगल अंपायर के बाहर मूव करने लगे और जाके दूसरे रीजनल जो अंपायर्स थे उनमें जाके मिलने लगे। मिनिएचर पेंटर्स क्या किए, मुगल एम्पायर से मूव्ड आउट, ये बाहर गए और कहां पर मिले जाके, रीजनल जो आपके किंगडम्स थे उनके राजाओं के साथ जाके मिल गए। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर जो रीजनल राजा लोग थे वो तैयार थे इनको पनाह दे, इनको पैट्रन करने के लिए, ठीक है। रीजनल, नोट कर लीजिएगा, रीजनल किंग्स रेडी टू पैट्रन, ठीक है, नोट करिएगा, सब कहानी है, रेडी फॉर पैट्रन, वो पैट्रन करने को तैयार है। समझ में आ रहा है? तो यहीं से आप देखोगे एक नए स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं कांगड़ा स्कूल। क्या हुई? कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। ये यहां पर एक नए प्रकार की पेंटिंग शुरू होती है, नोट कर लिया जाए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? इनफैक्ट आप थोड़ा सा इसको यहां पर करेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मुगल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग तो मिनिएचर पेंटर्स कहां गए, वो पहुंचे रीजनल किंगडम्स में। अब जैसे उस वक्त फॉर एग्जांपल हम बात करें राजपूत, फॉर एग्जांपल है राजपूत के कुछ लोग थे, तो उन्होंने इनको पैटर्न करना शुरू किया। अब इनकी पेंटिंग्स में भाई रीजनल, अब देखो ऐसे लिख लो, पहले आप इसको भी हटा दो, इसको भी यहां हटा दो, थोड़ा सा इसको एक स्टेप के बाद लेके आते हैं, थोड़ा सा और बेसिक में चाहते हैं कि ये पहले कांगड़ा स्कूल डेवलप कैसे हुआ वो समझते हैं, वरना कांगड़ा डेवलप कैसे हुआ ये नहीं समझ पाओगे। अरे चलिए कोई नहीं, देखिए जरा, अब पहले एक स्टेप और वापस आओ। अब मैं क्या बता रहा हूं कि भाई जो मुगल्स हैं वो डिक्लाइन करना शुरू करते हैं, मिनिएचर पेंटर्स जो हैं वो मुगल अंपायर से बाहर निकलते हैं और रीजनल पेंटर्स के, रीजनल किंगडम्स के पास जाते हैं। अब रीजनल किंगडम्स में जब ये अपनी पेंटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो मुगल का टच है, जो मुगल का टेस्ट है वो रीजनल किंगडम्स में भी जाता है, माइग्रेट कर जाता है। इनफैक्ट ये अपनी मिनिएचर्स कुछ नया भी करते हैं, कुछ नया और इंडिपेंडेंट भी लेके आते हैं, लेकिन बहुत हद तक आप देखोगे कि मुगल्स का टेस्ट भी जो है वो इन रीजनल किंगडम्स तक गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, लिख लीजिए इसको, रीजनल, या ऐसे लिखिए मुगल टेस्ट इन्फ्लुएंस्ड, मुगल के टेस्ट ने यहां पर क्या किया, इन्फ्लुएंस किया इन रीजनल किंगडम्स में, और पेंटिंग्स जो है उसी प्रकार ही कुछ देखने को मिली। जैसे मैंने कहा, हालांकि आप देखोगे इंडिपेंडेंट, सम न्यू इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स आल्सो केम अप, सम न्यू मिनिएचर्स वेर ऑल्सो मेड। बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें थी, कुछ नई मिनिएचर ही बनी और बाकी में आप देखोगे तो यहां पर ये इस प्रकार का मुगल का टेस्ट भी मिला। अब आगे देखिए कि जब नादिर शाह ने अटैक किया था, समझिएगा 1739, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि जब
17वीं सेंचुरी में अब देखो मिनिएचर पेंटिंग्स हिमालयास पहुंच जाती है। मिनिएचर पेंटिंग्स जो है, मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो कहां पहुंचती हैं, वो हिमालयास पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंच गई हिमालयास? हिमालयास कैसे पहुंच गई? ऐसे पहुंची कि सर जो यहां पर आप देखोगे 17वीं सेंचुरी में कि अटैक किया गया था नादिर शाह के द्वारा, तो आप नादिर शाह को छोड़ दीजिए, ऐसे समझिए कि जो पेंटर्स हैं वो पहाड़ की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज दे वर अटैक्ड, मुगल्स वर अटैक्ड, तो वो पेंटर्स वहां से निकल जाते हैं, और जब पेंटर्स निकल जाते हैं तो हिमालय पहुंचते हैं। हिमालय वहां पहुंच के वहां पर ये लोग क्या करते हैं, एक नया स्कूल ऑफ पेंटिंग शुरू करते हैं जिसको हम लोग कांगड़ा बोलते हैं। एक बार एनसीईआरटी में रीड कर देता हूं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि भैया ये जो आपके प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश है, तो 17वीं सेंचुरी में देखोगे रीजन में काफी बोल्ड और इंटेंस स्टाइल जो है वो शुरू होती है पेंटिंग की। ठीक है, पहले तो आप इसी को मेंशन कर लीजिए। आपका एक नाम लिखा है बसोली। ठीक है, मैं बता देता हूं लेट 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, नोट करिएगा। लेट 17वीं सेंचुरी, लेट 17वीं सेंचुरी एक इंटेंस एंड बोल्ड स्टाइल मिनिएचर या बोल्ड स्टाइल पेंटिंग्स ये उभर के आती हैं। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज रिफर्ड टू एज दी बसोली। क्या बोल रहे हैं इसको? बसोली बोल रहे हैं। ये निकल के आता है यहां पर। ठीक है, बसोली ये एक तरीका है पेंटिंग का। अब नादिर शाह ने, मैंने जैसे बताया आपको, नादिर शाह ने अटैक कर दिया, और अटैक करने की वजह से क्या हुआ, किस पे? जैसे मुगलों पे अटैक किया, जैसे नादिर शाह ने अटैक कर दिया एम्पायर पे, तो उसका आउटकम क्या हुआ कि जो पेंटर्स थे वो क्या कर गए, वो मूव कर गए कहां पर? हिमालयाज में, या यहीं पर मूव कर गए कहां? कांगड़ा वैली में। कांगड़ा वैली भी है, कांगड़ा वैली में मूव कर गए, और यहीं पर शुरू होती है क्या? नया स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसको बोलते हैं कांगड़ा स्कूल, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। क्लियर है? यहां पर बड़ी ही इंटेंस और बोल्ड स्टाइल ऑफ पेंटिंग को दिखाया जाता है। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए, जो भी करना हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, क्लोजर लुक लेते हैं बंगाल का। आपको ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन बंगाल कैसे ग्रो करता है पहले देखिए। यहां पर आप ये पेंटिंग मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके अलावा ये देखिए, महाराणा राम सिंह 2 प्लेइंग होली, राजपूत मिनिएचर है, कोटा। ये देखिए आप किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। आप पेंटिंग देखिए जरा, क्या इंट्रिकेट और बोल्ड डिजाइन यूज किए गए हैं। इंट्रिक कलर्स देखिए आप कैसे यूज किए गए हैं, कितने ज्यादा स्पीकिंग कलर्स हैं, बोल्ड कलर्स हैं, जो अपने आप में कुछ चीजें कह रहे हैं। ये देखिए आप, ये कृष्ण राधा एंड हर कैंपेन और उनका जो एंड कंपेनियन, ठीक है, ये यहाँ पर शो करे गए हैं। एंड पहाड़ी मिनिएचर है आपका, ये जो कांगड़ा मिनिएचर, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर था, ये देखिए आप, ये कैसे, मतलब आप पेंटिंग का लेवल देखिए यार उस वक्त से। दिस इज द लेवल ऑफ पेंटिंग, क्या जबरदस्त पेंटिंग उस वक्त होती थी। ये मिनिएचर पेंटिंग्स आपकी हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक क्लोज लुक लेते हैं अब बंगाल का। क्लोज लुक इसका बंगाल का। अब यहां बंगाली कैसे शुरू होती है या संस्कृत यहां पर कैसे आती है, जरा समझते हैं। देखो यार, इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी दी गई है आपकी किताब में, आप उसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखो बंगाली जो है, जब मैं मलयालम की बात कर रहा था ना, मलयालम संस्कृत से निकल के आई, वो नहीं, वहां पर मलयालम केरला में संस्कृत का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये मैं बताता हूँ, बंगाली जो है वो ड्राइव की गई है संस्कृत से। ये चीज़ यहाँ नोट करिएगा कि भैया बंगाली लैंग्वेज कहाँ से आती है। बंगाली ड्राइव्ड कहाँ से? संस्कृत से, ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ये लाइन नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब लोग तो बंगाली बोलते थे, संस्कृत तो बोलते नहीं थे। संस्कृत कहाँ से आई? देखो संस्कृत कैसा है समझते हैं। देखो, बंगाली ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, पहले तो उसको आप यहाँ पर एक उसमें ले आओ। ये एक नोटेबल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली मैंने आपको शायद मलयालम में बोल दिया था, तो मलयालम वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि कैसे ये इवॉल्व होती है, इवॉल्व्ड थ्रू सेंचुरीज, कई सेंचुरीज के थ्रू इवॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 4th और 3rd सेंचुरी की बात करें, तो बहुत कॉमर्शियल टाइज हो गए थे बंगाल और मगध के बीच में। ठीक है, बहुत सारे अब यहां पर आएगा। 4th और 3rd सेंचुरी BC में आप जाओगे
तो मगध और बंगाल का कॉमर्शियल टाइज हो गए। अब जाहिर सी बात है कॉमर्स होगा, लोग एक जगह से दूसरे का मूव करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको मगध के एरिया में मिल रही है लैंग्वेज, ठीक है। तो जब इनका कमर्शियल टाइज हुआ, लोगों का मूवमेंट हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो लैंग्वेज मूव करी। यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि बाद में जब 4th सेंचुरी आती है, 4th सेंचुरी एडी, तो वहां पर गुप्ता पीरियड होता है। गुप्ता पीरियड, गुप्ता ने क्या किया था, आप देखोगे तो बंगाल को अपना यहाँ पर बना लिया था, ठीक है। इसमें और भी चीजें, 4th सेंचुरी गुप्ता पीरियड हो गया। उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल, गुप्ता कहाँ था, बंगाल में था। गुप्ता पीरियड में पॉलिटिकल कंट्रोल था इनका, ठीक है। उसके बाद आप आओगे तो आपको मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, पालास का यहाँ कंट्रोल था बंगाल पे, पालास वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रैवल आया था, ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 7th सेंचुरी की बात करें तो एक चाइनीज ट्रैवलर था जो ऑब्जर्व करता है कि उस वक्त वहां पर बंगाली बोली जाती थी। क्या नाम है उसका, जुआंग, ठीक है। एनसीईआरटी इसका नाम बताता है आपका, नोट कर लीजिए, पूरा नाम नोट कर लीजिए अच्छे से, जुआंग जैंग, ये ऑब्जर्व करता है, जुआंग जैंग, ठीक है। ये ऑब्जर्व करता है कि भैया उस पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे तो बंगाली बोली जाती थी। ऐसे ही 8th सेंचुरी की बात करेंगे तो बंगाल सेंटर था एक रीजनल किंगडम का, पालास का। 8th सेंचुरी के साथ कौन था, पालास थे। 8th सेंचुरी में कौन थे, पालास थे, वो भी बंगाल पे अपना कंट्रोल बनाए हुए थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे धीमे धीमे क्या हुआ कि ये जो बंगाली है लैंग्वेज जो है वो यहाँ ड्राइव हुई। ऐसे ही आप देखोगे 14 to 16 सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि भाई सुल्तान जो थे वो इंडिपेंडेंट, जो बंगाल में थे बंगाली सुल्तान, वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली थे, वो भी वहाँ पर थे। इसके अलावा 1586 में जब अकबर ने कॉन्कर किया बंगाल को, तो उसने न्यूक्लियस बनाया बंगाल सभा को, मतलब उसने मेन अपना जो फोकस रखा बंगाल के ऊपर रखा, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत ऐसे हमने देखा कि बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू ये बंगाली लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर ग्रो करती है। तो यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज के ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर बताया गया है। अब बंगाली लिटरेचर बेसिकली 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत हो सकती है, मतलब मैंने बताया ना संस्कृत, कुछ बंगाली लिटरेचर है जो, क्योंकि संस्कृत भी लैंग्वेज आ गई थी भाई, जाहिर सी बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला टाई बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो टाई निकल के आता है ना, मगध और बंगाल का कॉमर्स टाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ, संस्कृत लैंग्वेज मूव कर गई बंगाली, ठीक है। तो जो बंगाली है वो बेसिकली एक तो डिपेंडेंट भी है, ऐसा लिख लीजिए आप इसको, देखिएगा, देखिए अब जो बंगाली है लैंग्वेज, जो बंगाली लैंग्वेज है वो 2 पे डिपेंडेंट है। एक तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक तो क्या हो गई, वो आपकी इंडेप्टेड टू, मतलब एक तो इंडेप्टेड टू संस्कृत, इंडेप्टेड टू संस्कृत, ठीक है। और दूसरा इंडिपेंडेंट, ऑफ संस्कृत। मतलब बंगाली लैंग्वेज कुछ संस्कृत लैंग्वेज को इंडेप्टेड भी थी, के साथ साथ डेवलप हुई, और कुछ एकदम संस्कृत लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट थी। अब एनसीईआरटी आपके इसमें कुछ एग्जाम्पल देता है, जैसे बहुत सारी संस्कृत एपिक्स थी, जैसे कि मंगल वाक्य, भक्ति लिटरेचर, उनका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। बहुत सारी ऐसे भक्ति लिटरेचर थी, ठीक है। बहुत सारा आप देखोगे मंगल वाक्स, ये बुक्स कॉम्पोजिशन है, मंगला काव्यास, तो इनको यहां पर क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। क्या हुआ, यहां पर बहुत सारी संस्कृत एपिक्स, ये लैंग्वेज इनसे यहां पर चल रही थी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहां पर कुछ नाम और भी बायोग्राफीज आती है, जैसे आपका एनसीईआरटी यहां पर दोस्त देखोगे तो यहां पर नाम दे रहा है, जैसे कि आप नोट करिएगा, चैतन्य देव, ये लीडर थे वैष्णव भक्ति मूवमेंट के, तो इनकी बायोग्राफीज आती हैं भक्ति लिटरेचर के अंदर। लेकिन आप इधर आओगे इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत में, तो यहां पर आपकी नाथ लिटरेचर आती है। अब यहां पर भी 2-3 नाम आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं सर, ये देखिए यहां पर आते हैं, ये म्यानमती गोपी चंद्र एंड धर्मा ठाकुर, ये नाथ थे,
ये देखिए यहां पर समझ में आ रहा है क्या क्या है, देखिए देखिए म्यानमती, ठीक है, गोपीचंद्र एंड धर्म ठाकुर। अब लिखा है नाथ्स वेयर एस्थेटिक्स हु एंगेज इन वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस में एंगेज थे, ये थे आपके नाथ्स। अब देखो यहां पर द पर्टिकुलर सॉन्ग विच वाज ऑफन इनैक्टेड डिस्क्राइब्ड हाउ म्यानमती, ये रानी थी, कैसे ये इंकरेज करती है अपने लड़के गोपीचंद्र को कि वो पाथ अडॉप्ट करे एस्टिज्म का, ठीक है, अपने वैरायटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए, ठीक है, फेस करने के लिए। धर्म ठाकुर की बात करें, ये भी नाथ थे, ठीक है, ये पॉपुलर रिलीजनल डाइटी थे, ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और पीस ऑफ वुड। तो ये देखो नाथ लिटरेचर यहां पर आती है, ठीक है। तो बेसिकली बंगाली लैंग्वेज जब डेवलप होती है तो एक तो इंडेप्टेड टू संस्कृत, संस्कृत एपिक्स हो गई, या फिर भक्ति लिटरेचर हो गया, मंगल काव्यास हो गए, ठीक है, ये सब चीजें जो है उनका ट्रांसलेशन हुआ, बहुत सारी संस्कृत एपिक्स का ट्रांसलेशन हुआ, मंगला काव्यास का हुआ, भक्ति लिटरेचर का हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। और चैतन्य देव, इनका बायोग्राफी यहाँ पर आती है भक्ति लिटरेचर के अंदर, तो ये सब चीजें यहाँ पर डेवलप होती। क्लियर है। अब आइए यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पीर एंड टेम्पल्स का। अब देखो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, पीर एंड टेम्पल्स। यार देखो पीर क्या हो गया, पीर होते हैं ना भाई, पीर है हमारे ये, मतलब जिनको जो स्पिरिचुअल एक तरह से गाइड हो गए। पीर का मतलब क्या हो गया, स्पिरिचुअल गाइड। पीर का मतलब क्या हो गया, स्पिरिचुअल गाइड। तो जो उस वक्त यहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मॉस्क भी बनवाई थी। कोई प्रॉब्लम लोगों को होती थी किसी प्रकार की तो वो स्पिरिचुअल गाइड पीर के पास चले जाते थे। लोग नए नए सेटल हुए थे जाके इन बंगाली एरियाज में, तो उनको कुछ बहुत ज्यादा अनसेटल्ड फील होता था, दे वांटेड सम एश्योरेंस, दे वांटेड सम ऑर्डर, तो वो उनको कहां से मिलता था, इन पीरों से मिलता था। मॉस्क बनाई गई, ठीक है। साथ साथ आप देखोगे तो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर होता है बंगाल के अंदर, ठीक है, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन। और टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, दो प्रकार से यहाँ मिलेगा टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, तो पहली चीज तो यह है कि 16वीं सेंचुरी में लोग जो है माइग्रेट किए, लेस फर्टाइल एरियाज ऑफ बंगाल में रहते थे, और फिर उन्होंने जंगल काटे और वो मोर फर्टाइल एरियाज ऑफ बंगाल में रहे। नया नया सेटलमेंट था, जैसे मैंने बताया, तो लोगों का अनसेटल्ड लाइफ था, दे वांटेड सम एश्योरेंस, दे वांटेड सम ऑर्डर, वो उनको मिला कहां से, पीर से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, पीर के पास चले गए, पीर बेसिकली स्पिरिचुअल गाइड हो गए, ठीक है। ये चीज यहां ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया, मतलब ये लोग जो हैं, इन्होंने बहुत सारी लैंड जो है जंगल काटे, तो बहुत सारी लैंड को अंडर कल्टीवेशन ले आए। लैंड अंडर कल्टीवेशन आया तो जो पीजेंट्स हैं वहां पर वो भी आए, तो लोकल कम्युनिटी का मिक्सिंग हुआ पीजेंट्स के साथ, है ना। इस तरह की यहाँ पर कल्चर का जो है इंटरमिक्सिंग होता चला गया, ठीक है। अब जब मुगल अंपायर यहाँ पर स्टैब्लिश होता है तो उन्होंने मॉस्क यहाँ पर सेटअप किए, ठीक है। ये सब चीजें थी। बंगाल में आप देखोगे कि टेम्पल, जैसा मैंने बताया, टेम्पल बिल्डिंग भी यहाँ पर शुरू होती है। अब यहाँ पर दो प्रकार का जो था बता देता हूं। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि टेम्पल जो सेटअप हुए वो लो सोशल ग्रुप्स के सपोर्ट से सेटअप हुए। दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है, लो सोशल, ऐसे लिख लीजिए, जो टेम्पल सेटअप हुए वो लो सोशल स्टेटस के लोगों की मदद से हुए। एक आता है यहां पर कोलू, और दूसरा वर्ड जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट करिएगा, कोलू, और दूसरा लिखिएगा कंसारी। कोलू और कंसारी। अब ये बेल मेटल वर्कर्स थे, ये आपके ऑयल प्रेशर्स का काम करते थे, ठीक है। तो ये लोग थे, इनकी मदद से यहां पर टेम्पल्स का फॉर्मेशन यहां पर होता है। ये आप यहां पर याद करिएगा, ऑयल प्रेशर नहीं, प्रेशर्स, ठीक है। तो पीर एंड टेम्पल से कॉन्सेप्ट यहीं पर इतना ही है, इससे ज्यादा यहां पर और कुछ है नहीं। क्लियर है भाई लोग, ठीक है। अब देखो और भी चीजें यहां पर जो मेंशन है मैं आपको रीड करके बता देता हूं, जरा देखिएगा। कुछ ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, जरा देखिए यहां पर। देखिए क्या बता रहा है, अब कैसे यहां पर टेम्पल्स ग्रो कर रहे हैं। देखिए लिखा है द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आ गई, दे क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आई लोगों के पास। हिस्ट्री समझ में आ गई बंगाल की। बंगाल स्टैब्लिश हुआ, लोग माइग्रेट करना शुरू किए बंगाल में, लेस फर्टाइल एरिया से मोर फर्टाइल एरियाज की तरफ। नई कम्युनिटी सामने आई, पुरानी कम्युनिटीज नई कम्युनिटीज सब इंटरमिंगल हो गया। मुगल अंपायर आया, उन्होंने एश्योरेंस दिया पीर्स के थ्रू, टेम्पल्स ही बनना शुरू हुए। अब यहाँ पर आ रहा है कि जब यूरोपियन कंपनीज आई तब क्या हुआ, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज। As the social and economic position improved, they proclaimed their status through construction of temples. अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स किया लोगों ने,
ठीक है, ताकि अपना स्टेटस दिखाने के लिए। जब व्हेन लोकल डाइटीज वंस वर्शिप्ड इन द, जिसको एक बार हम लोग थैच्ड हट्स में, यहाँ पर जो विलेजेस में हट्स थे उनमें वर्शिप करते थे, रीगेन देयर रिकॉग्निशन, जब वो उन हट्स में जो डाइटीज थे इनका हम लोग पहले वर्शिप करते, जब उनकी रिकॉग्निशन बढ़ जाती थी तो उनके लिए बड़ा टेम्पल बना दिया जाता था। ठीक है, देयर इमेजेस बिगैन टू बी हाउस्ड इन दी टेम्पल्स, द टेम्पल्स बिगैन टू कॉपी दी। अब देखो टेम्पल्स दो प्रकार से, डबल रूफ्ड जिसको बोलते थे दोचला, और फोर रूफ्ड जिसको बोलते थे चौचला। ये दो प्रकार से यहाँ पर टेम्पल्स बनना स्टार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डबल रूफ टेम्पल्स, डबल रूफ्ड टेम्पल्स, जिसको यहां क्या बोला जा रहा है, नोट करिएगा, इसको बोला जा रहा है दोचला। क्या बोला जा रहा है? दोचला। और दूसरा क्या है आपका? फोर रूफ, फोर रूफ टेम्पल्स, जिनको क्या बोला जा रहा है, प्लीज राइट, चौचला स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो है टेम्पल्स के सामने आए, ये स्ट्रक्चर जो है टेम्पल्स के सामने आए। तो सिंपल सी बात है, पहले हट्स के अंदर डाइटीज रखी जाती थी। ठीक है, जब ये डाइटीज काफी रिकॉग्नाइज हो जाती थी तो उनको टेम्पल्स में रख देते थे, और इस प्रकार से यहाँ टेम्पल्स जो पहले डबल रूफ टेम्पल्स थे, डोचला, फोर रूफ, चौचला। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत बंगाली में भी होती है। वो किस प्रकार से होती है? वो इस प्रकार से होती है। मैं आपको इसके यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखाता हूँ, लेकिन अब ये देखिए, इन कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर जो था, फोर ट्राइंगुलर रूफ्स प्लेस्ड वन ऑन दी फोर वॉल्स ऑफ दी कन्वर्ज। अब देखो कैसे बन रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर ये बन रहा है। देखिए जरा, इन कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, अब फोर रूफ्ड जो आपको टेम्पल है वो बता रहा हूँ। देखो फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर जो है, देखो फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर, फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर मैं पहले दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये है आपका फोर, पहले हट्स में होते थे, ये इस प्रकार का डाइटीज यहाँ रखते थे, और बाद में जब ये डाइटीज रिकॉग्नाइज हो गए तो उठा के उनको फिर यहाँ पर फोर रूफ में ले आते थे। तो ये डबल रूफ थैच्ड हट है, देखिए, जिसमें डाइटीज को रखते थे, और इधर आपको फोर रूफ टेम्पल विद अ टावर दिख रहा है। ठीक है, तो फोर रूफ, यहाँ पर आपको फोर रूफ दिख रही हैं और पर ये टावर दिख रहा है, तो फोर रूफ टेम्पल की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखो कैसे बन रहा है, ये देखो फोर रूफ स्ट्रक्चर, फोर ट्राइंगल रूफ्स, फोर ट्राइंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन दी फोर वॉल्स अप टू कन्वर्ज ऑन दी कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। देखो कैसे यहां पर ये आपको ऐसे ऊपर ट्राइंगल में यहां जाके ये कर्व ऐसे हो रहा है, और एक के ऊपर एक यहां पर ये रखी हुई है। ठीक है, टेम्पल्स आर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, टेम्पल्स स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है, तो टेम्पल्स कहां बने हुए हैं? देखो पहला पॉइंट तो लिख लो कि फोर ट्राइंगुलर रूफ्स placed on four walls move up to converge। ठीक है, तो मूव ऐसे, भाई देखो चार ट्राइंगुलर रूफ्स हैं और वो ऐसे कर्व्ड हो रही है ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है भाई? यहां पर भी देखो ना, ये क्या है, ये आपको देखोगे ये ट्राइंगुलर रूफ्स ऐसे कर्व हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बताया गया है। इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन, इंटीरियर में कुछ नहीं था, प्लेन था। आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड, आउटर वॉल्स पर टेम्पल डेकोरेशन था, जैसे कि पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स हो गए। ठीक है, टेराकोटा टैबलेट्स होती थी। इन सम टेम्पल्स पर्टिकुलरली, जैसे कि हम बात करें विष्णुपुर की, जो कहाँ पर है, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल के, बहुत सारे ऐसे डेकोरेशंस किए गए हैं जो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्सेलेंस पे रीच करते हैं, ये यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हो टेम्पल के बाहर ये टेराकोटा प्लेग लगा हुआ है। ठीक है, टेराकोटा प्लेग लगा हुआ है, कृष्ण विद गोपीज। टेराकोटा प्लेग है, प्लेग मतलब क्या होगा, प्लैग एक होता है ना, निशान लगा, जैसे आज पुट्ठे का प्लैग बनाते हैं, फिर उस पर लिख देते हैं कि अच्छा फला आदमी यहाँ पर कभी रहा था। जो बोर्ड्स होते हैं ना, बोर्ड लगाए जाते हैं प्लैग पुट्ठे के, ये कहाँ के है? फ्रॉम श्याम राया टेम्पल विष्णुपुर। ये दिखा रहा है, देखो किस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण विद गोपीज को ये प्लैग यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें लास्ट चीज आती है, वो आती है फिश को लेकर, फिश एज फूड। अब दोस्त देखिए यहाँ पर सिंपल चीज समझने वाली है, फिश एज फूड को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई खाना किस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे जगह रह रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बंगाल जो है वो क्या है, वो एक रिवराइन जगह है ना, वो आपको एक रिवराइन जगह मिलेगी, और यहाँ पर जो मोस्टली लोग खाते हैं वो फिश खाते हैं। फिश की यहाँ पर पॉपुलैरिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, फिश की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है।
तो वैसे जो यहाँ पर बंगाल ब्राह्मण, जो यहाँ पर वैसे क्या है, ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं था, मैंने बताया ना आपको, ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं था कि आप नॉनवेज खाएंगे, ठीक है। बट आप देखोगे, बट जो फिश इतनी मतलब सर्टेन इतनी फिश की पॉपुलैरिटी थी कि सर्टेन फिशेस को खाने के लिए अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। ये हमको कैसे पता चलता है सर, आपको कैसे पता? ये एक यहाँ पर इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक संस्कृत टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है इनफैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद धर्म पुराण, ठीक है। बृहद धर्म पुराण, इसके थ्रू हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो बंगाली ब्राह्मण्स थे उनको सर्टेन वैरायटीज ऑफ द फिश खाने को अलाउ कर दिया था, ठीक है। अब ये देखिए टेम्पल्स के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, द फिश बीइंग ड्रेस्ड, अब फिश को कैसे, यहाँ पर कितना फिश की कितना इंपॉर्टेंस था, ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, टेराकोटा प्लेग फॉर्म फ्रॉम दी विशालक्षी टेम्पल आरामबाग। बात समझ में आ गया? तो मछली का किस प्रकार से यहाँ पर फूड, ये कल्चर का पार्ट था, वो यहाँ बताया गया कि बंगाल जहाँ पर मछली बहुत खाई जाती थी और पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी फिशेस की वहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लोग वही खाते थे, है ना। लेकिन ब्राह्मण लोगों को नॉनवेज खाना अलाउड नहीं था। फिर भी एक ऐसा यहाँ पर हमको टेक्स्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद धर्म आपका पुराण, बृहद धर्म पुराण, वो बताता है कि नहीं, फिश की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि ब्राह्मणिकल जो बंगाली ब्राह्मण्स थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि आप नॉनवेज खा सकते हैं। तो ये है पूरा कल्चर जो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर बताया, और यही चीज़ है हमारे इस पूरे चैप्टर में, इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पर है नहीं दोस्त। सो ये है पूरा चैप्टर, उम्मीद है कि आपको अभी पूरा समझ में आ गया होगा राइट फ्रॉम द एंड। और कुछ भी इसमें प्रकार के आपको डाउट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो पीछे करिएगा, फिर सुनिएगा, साथ में एनसीईआरटी रखिए, उसको वहाँ पर लगाइए, देखिए कुछ चीज़ें अगर आपको मिस आउट लग रही है। वैसे पूरा चैप्टर A to Z यहाँ पर कवर कर लिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।